नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सच। टर्की पर आमिर खान का मेमोरी लॉस है। तालठोक के स्पेशल एडिशन में हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आमिर खान सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। वजह है टर्की का दुश्मन देश पाकिस्तान का दोस्त होना। जी हां, सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान, टर्की उसे अपना मानता है, हमेशा शह देता रहता है। वहीं सवाल पूछा जा रहा है कि देश में असहिष्णुता की बात करना, डर की बात करने वाले आमिर खान को क्या दुश्मन देश में डर नहीं लगा, या फिर आमिर खान का यह टर्की पर मेमोरी लॉस है, गजनी अवतार है। दरअसल खबर यह नहीं है कि वो मुलाकात करते हैं। हम आपको खबर सबसे पहले पूरी बता दें कि खबर दरअसल है क्या। खबर यह नहीं है कि आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की, भारत के दुश्मन देश के राष्ट्रपति की पत्नी से मिले आमिर, बल्कि खबर यह है कि भारत के दुश्मन देश की पत्नी से मिलना क्या मैसेज देता है। वहीं वीएचपी ने कहा है कि भारत विरोधियों से कुछ अभिनेताओं को प्यार है। वहीं वीएचपी का विरोध इसलिए क्योंकि टर्की कश्मीर का विरोधी है। टर्की के राष्ट्रपति लगातार कहते आए हैं कि वहां 70 लाख लोग फंसे हुए हैं, कश्मीर की आजादी की बात करते रहे हैं। वहीं एर्दोआन की पत्नी से मुलाकात पर ट्रोल हो रहे हैं आमिर खान। भारत दौरे में जब नेतन्याहू आए थे, पूरा बॉलीवुड मिला था, लेकिन वो अकेले ऐसे थे, नहीं मिले थे, इस कारण भी ट्रोल हो रहे हैं। तो तालठोक के जो बड़े सवाल हम उठाने वाले हैं वो ये कि टर्की जाकर गजनी क्यों बन गया आमिर। दूसरा, आमिर को देश में डर लगता है। उन्होंने कहा था कि देखिए, मुझे मेरी पत्नी ने कहा था कि मेरे बच्चों को किस तरीके से डर लगता है और दुश्मन पर गर्व है। तीसरा, मिस्टर परफेक्शनिस्ट का क्या ये डबल स्टैंडर्ड है। चौथा, पाकिस्तान के यार से आमिर का ये कैसा याराना है। और पांचवा, दुश्मन के घर शिष्टाचार है या फिर ये फिल्मी प्रचार है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। सुहेल सेठ, जो कि लेखक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, एड गुरु हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ अद्वैता काला हैं, जो कि लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ मयंक शेखर हैं, फिल्म समीक्षक। हमारे साथ अजय ब्रह्मार्ज हैं, फिल्म समीक्षक। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय है, वरिष्ठ वकील, और सैयद अब्बास हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही साथ मेरी सहयोगी, जो कि बॉलीवुड को बहुत करीब से जानती हैं, बॉलीवुड कवर करती हैं, अदिति अवस्थी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगी। सुहेल सर, मैं सबसे पहले आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। सर, कोई आम आदमी टर्की गया होता, मिला होता, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मैसेज जाता। लोग इस चीज को खारिज कर देते, देखिए ये उसकी पर्सनल चॉइस है, भले टर्की के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान का साथ देता है, लोग कहते नहीं है। लेकिन एक इतना बड़ा एक्टर जिसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग हो, जो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, वो जाकर के टर्की, जो कि भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा चला रहा है, उससे जब मिलता है, ऐसी क्या मजबूरी है, या फिर आमिर खान को पता ही नहीं रहा होगा, बचपना होगा ये? मैं यहाँ पे दो चीज प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी। नंबर वन, जो कहा गया है कि उनकी जो मुलाकात एर्दोआन से हुई, जो वहाँ की फर्स्ट लेडी हैं, वो एक एनजीओ को लेकर हुई, और वो एनजीओ आमिर खान पानी, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वाटर, नंबर वन। नंबर टू, आपने जैसे कहा वो सही कहा कि जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो या एक्टर हो या आपकी आवाज है इस देश में, तो कभी कभी ये बनता है कि आप ये क्लैरिफाई करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि भाई आप गए क्यों और मिले क्यों। अगर वो क्लैरिफाई कर लेते या कर देते तो बात खत्म हो जाती। ये जो चुप्पी है, ये चुप्पी ने और लोगों को नाराज किया है, क्योंकि अगर आप एक देश में गए हैं और वो इसलिए गए हैं अपनी वो फिल्म की शूटिंग के लिए, अब ये देखिए आयरनी, अब इस वजह से इतनी पब्लिसिटी उनकी फिल्म को अब मिली गई है, अब ये प्री पब्लिसिटी हो गई है। पर हाँ, आपने ठीक कहा कि अगर हम अपने देश से किसी और मुल्क जाते हैं और अगर हम उस मुल्क में किसी को मिलते हैं, अगर आम आदमी हो तो फिर कोई परवाह नहीं, पर अगर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक पब्लिक स्टैचर है, पब्लिक फिगर है हम, तो फिर हम पे बनता है कि हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना आचरण करें। तो हाँ, मैं समझता हूं कि अगर क्लैरिफाई थे तो शायद ये इतना हल्ला नहीं मचता, पर उनकी चुप्पी ने इसको और इस आग को और हवा दी है। नहीं, एब्सोल्युटली। आपने कहा कि देखिए अब ये पब्लिसिटी हो गई। मैं फिर क्या ऐसे मानूं, अद्वैता काला, When it comes to films, जब फिल्म की बात आती है तो वो सब बातें, एंडोर्समेंट, नेशन फर्स्ट, सब पीछे रह जाता है?
क्योंकि ऐसा ही एक बयान आमिर खान का सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि असहिष्णुता बढ़ गई है। किरण ने कहा है बच्चों के साथ डर लगता है, मैं वो बाइट भी सुनवाऊंगा। हाँ। और उसके बाद जब ये दूसरा वाक्य आता है, आप देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक उनकी आने वाली फिल्म ही ट्रेंड कर रही है। हार्डली मैटर्स कि वो मुलाकात किससे की है, वो भारत का दुश्मन है कि नहीं है। यानी कि फिल्म फर्स्ट, पब्लिसिटी फर्स्ट। ये डबल स्टैंडर्ड है क्या? अद्विता काला जी, आप थोड़ा सवाल फिर से दोहरा सकते हैं? अद्विता काला, क्या ये बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड है कि जब फिल्म की बात आती है पब्लिसिटी के लिए सब जायज है और जो बाकी कुछ किया जाता है वो सिर्फ लिप एक्सरसाइज होती है? देखिए, अगर आप आमिर खान की खुद की विचारधारा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पास्ट में इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी अमेरिका को कि वो वीजा ना दें प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और फिर बाद में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तब उसके बाद आमिर खान जी उनसे मुलाकात भी की और काफी फोटो जारी हुई और उन्होंने समय भी बताया उनके साथ। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इतना एक्टिविज्म में है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में थे, लोकतंत्र की इतनी बात करते हैं, वो ही व्यक्ति जब जाके ऐसे व्यक्ति के साथ, उसके परिजनों के साथ, उसके परिवार के साथ समय बिताता है, और मैं एर्डोगान की बात करूं तो सवाल तो उठता ही है कि ये दोगलापन क्यों? क्योंकि एर्डोगान ऐसा है जिसने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं और उन बॉर्डर से आतंकवादी आते जाते रहते हैं और उनको तरह से तुर्की का समर्थन मिल रहा है। और ये चीज ये सार्वजनिक बात है, ये एक चीज नहीं है कि एक दो लोग जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और इसकी वजह इनके साथ काफी कठिनाई से भी विश्व ने इनके साथ व्यवहार किया है, पर फिर भी ये आतंकवाद को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। ये चाहते हैं कि कैलिफेट फिर से चालू हो। उसमें हमने देख लिया अगस्त 5 को उन्होंने जब सोफिया हागिया को फिर से मॉस्क बना दिया, मस्जिद बना दी। इनकी विचारधारा ऐसी है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी तो है ही नहीं वहां। अब आमिर खान जैसे कैसे वहां जा सकते हैं, कैसे उनके साथ उठ बैठ सकते हैं जब एर्दोगान की सरकार ने पत्रकारों को जेल में डाला है, मारपीट की, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को यहाँ वहां गायब करवा दिया है। और वोटिंग का तो आप समझिए ये बस नाम का ही लोकतंत्र है, वहां पे ना की कोई गारंटी है या ना। ऐसे व्यक्ति के साथ जो आमिर खान ने जो कहा कि उनके आदर्श इतने ऊंचे आदर्श थे और इतनी वो लोकतंत्र के लिए खड़े होते थे, वो ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी निजी बेहतरी के लिए ऐसे कैसे उठ बैठ सकते हैं? और ऐसा देश जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, जो इंडिया को गलत सनत कहता रहता है, बायलैटरली ही नहीं पर वर्ल्ड स्टेज पे भी ये इंडिया की निंदा करता है, तो भारतीय होकर आमिर खान एर्दोगान के साथ ऐसे कैसे संबंध बना सकते हैं और फिर उनका प्रचार कर सकते हैं? तो ये है मेरा सवाल। तो डॉक्टर सैयद अब्बास, क्या ये एंडोर्समेंट नहीं हुआ सिर्फ इसको या फिर बॉलीवुड के चश्मे से देख करके छोड़ दिया जाए? ये एंडोर्समेंट नहीं हुआ कि अगर एर्दोगान कहते हैं कि देखिए भारत में जो है मुसलमानों पर अत्याचार होता है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में क्या है कि 3 खान यहां के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। जब ये सब चीजें सामने आती हैं डॉक्टर सईद अब्बास, और वो कंट्री जो कि ऐसा दुष्प्रचार मुसलमानों के खिलाफ करता है, उससे अगर आमिर खान जाकर के मिले तो ये क्या एंडोर्समेंट नहीं है? यहाँ के मुसलमानों को इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है सचिन अरोड़ा साहब, जैसे एंकरिंग में आपको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में जरूरत नहीं है, वैसे ही आमिर खान इतने बड़े कलाकार हैं, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व में, जिसको एक फिल्म के प्रमोशन के लिए पब्लिसिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो ऐसे कलाकार हैं जिसके रिकॉर्ड सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह अमेरिकन बॉक्स रिकॉर्ड में, अगर आप यूके का बॉक्स रिकॉर्ड देखें, हर जगह सफलता प्राप्त हुई है। अब दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि कलाकार जैसे आमिर खान है, अगर उनको दावत दी गई है एर्दोगान से नहीं, उनकी बीवी से मिलने के लिए, वो दावत को नकारना मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि वो कलाकार आदमी है। मेरा ये मानना भी है, मेरे स्वभाव सर, ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं जाता अगर वो नकार देते? नहीं होती, नहीं, ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं जाता। आप जब कहते हैं कि भारत से ज्यादा कोई अच्छा मुल्क नहीं है मुसलमानों के लिए, एर्दोगान कहते हैं कि भारत से खराब कोई मुल्क नहीं है मुसलमानों के लिए, आप वहां जाकर के फर्स्ट लेडी से मिलते, अगर ना मिलते तो क्या वो मैसेज ज्यादा बड़ा नहीं जाता? क्या वो मैसेज ज्यादा बड़ा नहीं जाता? आपकी बात बहुत अच्छी है, मैसेज
की बात है। एर्दोगान एक बात से मैं बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूं। मुसलमानों के लिए माशाअल्लाह हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, सिर्फ हिंदुस्तान है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अपना जो धर्म है वो धर्म करने के लिए और उसका पालन करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं होती। विश्व हालांकि देखता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई अभी जो हो रहा है ये तो लगातार 100 करोड़ों सालों से हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी ऐसी की बात है सचिन अरोड़ा साहब, आपको ये बता दूं, एक कलाकार सिर्फ सरहदों पे नहीं होता, ये मेरा मानना है। वो विश्व कलाकार है, उनको दावत दी गई, उनके नाते उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। विश्व हिंदू परिषद को इसको पॉलिटिकल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आमिर खान जैसे कलाकार को, इतने बड़े सुपरस्टार को कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी को आमिर खान की जरूरत है, जिसको ऑस्कर अवार्ड ने न्योता दिया है, जिसको बड़े से बड़े सम्मान मिले हैं, जिन्होंने लगान जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई है, जिन्होंने भारत के लिए इतना विश्व में नाम किया है, उसको क्या जरूरत है पब्लिसिटी की? बिल्कुल नहीं। ये उनका कैरेक्टर है, जिन्होंने उनके स्वभाव से एक्सेप्ट किया और वो चल पड़े। तो मैं समझता हूँ इस बात को ज्यादा इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए और हमें आमिर खान को पूरी समर्थन देनी चाहिए। क्या सिर्फ इतने भर से क्लीन चिट देनी चाहिए? लेकिन पब्लिसिटी तो मिली ना मयंक शेखर, पब्लिसिटी तो मिली ना। समटाइम्स बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। दीपिका पादुकोण जेएनयू में 2 गुटों के बीच का झगड़ा था, छपक के लिए पहुंच गई थी, उसको लेकर के ट्रोल हुई। अब ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता लिखता है वो जानता है कि टर्की का भारत के खिलाफ क्या एजेंडा है। ना मिलते तो बेहतर होता, या आपको भी लगता है कि यह शिष्टाचार की मुलाकात थी? मयंक शेखर, फिर अदिति आपके पास आता हूं मैं। सचिन, दोनों बात तो एक बात नहीं हो सकती है ना, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्हें चुप्पी साधी हुई है, तो मतलब एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है, कह देते तो सब चुप हो जाते। नहीं कह रहे हैं मतलब पब्लिसिटी नहीं चाहिए शायद इसीलिए कह रहे हैं ना। और यहाँ पे सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट सिटीजन्स के साथ हर रोज अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, नेताओं से कम, सरकारों से कम, प्राइवेट सिटीजन पूछता है आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। अरे यार, अगर ये टर्की गए हैं तो मतलब इनको वीजा मिला है, अगर वो शूट कर रहे हैं मतलब उन्होंने परमिशंस लिए हैं। अगर भारत सरकार का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टर्की के साथ है तभी उनको वीजा मिला होगा। अगर वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक प्राइवेट सिटीजन एक हेड ऑफ स्टेट से वहां मिलने जाए जहां पे वो काम कर रहा हो, वो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एट द एंड ऑफ द डे वो खुद पर्सनली जिससे मिलना चाहें वो मिल सकते हैं, वो अकाउंटेबल नहीं है सोशल मीडिया को। और अब सोशल मीडिया और टेलीविजन में भी कोई खास अंतर नहीं बढ़ गया है। हम उनसे मांगते हैं जवाब जो वो अपनी निजी जिंदगी जी रहे हो, और उनसे नहीं मांगते हैं जवाब जिनको हमने पावर पर रखा है, जिनको हमने सरकारें दी हैं चलाने के लिए। नहीं, लेकिन मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपकी सब बातें सच मान लेता अगर ट्रैक एक ही तरीके का होता। मैं एक साउंड बाइट सुनवाता हूं क्योंकि यही आमिर खान थे। अगर आमिर खान वहां पर गए हैं, शिष्टाचार की मुलाकात थी, ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूं इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो आप देखिए ना। अगर इससे पहले कोई कंट्रोवर्सी ना रही हो। ये 2015 का एक बयान है, जरा सुनिए। जब असहिष्णुता की बात आई थी तब मैं क्यों कह रहा हूं कि एंडोर्समेंट तो नहीं, एक बार जरा देखिए। Yeah, well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned, and every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, you know, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards most of the time sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. You know, that's the truth of the matter. अदिति, अब अगर सिर्फ ये वाला बयान ना होता तो मैं कहता कि सीधे चले, लेकिन आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट मैं तो नहीं मान सकता कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा या वो टर्की के बारे में जानते नहीं होंगे। जब टर्की पूरे तरीके से एक एंटी इंडिया पूरे विश्व में एक छवि दिखाता रहता है तो ये मैं क्या मानूं? बॉलीवुड इससे बिल्कुल अनदेखा है, वो जानता नहीं है, फिल्म सबसे पहले होती, क्या है ये? सचिन, अगर हम आमिर खान की बात करें तो आमिर खान बॉलीवुड के जो इंटेलेक्चुअल स्टार्स हैं उनमें उनका नाम आता है। कभी भी आमिर खान को लेकर आपने ये नहीं सुना होगा कि एक बहुत ही अनअवेयर स्टार हैं, कि वो सिर्फ अपनी फिल्में करते हैं, अपने किरदार निभाते हैं और उनको जानकारी नहीं होती कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। आमिर उन लोगों में से हैं जो अपने किरदार की तैयारी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो वो
वो व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, उस वक्त आमिर ने अपने चाइनीज फैंस को, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस है चाइना में, एवरीबडी नोज दैट, उन्होंने वीवो के जरिए एक मैसेज वहां के फैंस के लिए रिकॉर्ड करा था, एक वीडियो, और उसमें उन्होंने कहा था स्टे सेफ, टेक प्रिकॉशंस। आमिर के साथ लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आमिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दे चुनते हैं। आमिर ये तो चुनते हैं कि वो कोरोना वायरस आउटब्रेक पर अपने चाइनीज फैंस को कहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन आमिर सुशांत अगर गुजर जाते हैं तो एक कॉन्डोलेंस पोस्ट तक करना जरूरी नहीं समझते। आमिर के बारे में ये कहना कि ही इज अनअवेयर और बस उन्होंने जाके मुलाकात कर दी और उन्हें उसके रेपरकशंस नहीं पता होंगे, बिल्कुल मेरा मानना, मेरी अपनी नॉलेज में है कि ऐसा नहीं है। आमिर को बिल्कुल पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आमिर को बिल्कुल पता है वो क्या कर रहे हैं, और इतने आसानी से अजय ब्रह्मदत्त जी इग्नोर किया जा सकता है, या मैं मानूं कि नहीं बॉलीवुड इग्नोर्ड ही है, इतनी आसानी से इग्नोर किया जाता है। जब आप एक इतने बड़े फिल्म स्टार होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो सर उतनी बड़ी हो जाती है ना, आप उतने बड़े इन्फ्लुएंसर भी हो जाते हैं ना सर। अजय जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरफ बैठ के चीजों को देख रहे हैं। आप लोग जिस एजेंडे पे बात कर रहे हो, जिसने आपके पूरे प्रेजेंटेशन में ही ये बात है कि आमिर ने सब कुछ गलत कर दिया है, अगर आप ये पूर्वाग्रह के साथ चल रहे हैं तो इसमें बात ही नहीं हो सकती। जहां तक मेरी बात है, मेरा ये मानना है कि एक तबका पूरा जो सोशल मीडिया लिंचिंग पर लगा हुआ है आजकल, ये सोशल लिंचिंग सब सोशल मीडिया लिंचिंग हो गई है। किसी को भी कुछ भी करने पर आप सीधे सवाल करने लगते हैं और ट्रोल करने लगते हैं, और एक खास तबका ही करता है, पूरे देश को चिंता नहीं रहती है, एक खास तबका करता है, और उस खास तबके के जो मुखबिर बने हुए हैं, जो उनके प्रवक्ता बने हुए हैं, वो लोग करते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आमिर खान की ये जो एक्टिविटी है, क्या सचमुच में आज अमेरिका जाना बंद हो गया है क्या? अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, खबरों में रहते हैं। क्या हम अमेरिका जाना बंद कर चुके हैं? क्या यहाँ से कोई अमेरिका नहीं जाता है और वहां जाके काम नहीं करता है, शूट नहीं करेगा भविष्य में? ये सब ऐसी बातें, आप छोटी सी मुलाकात का आप अफसाना बनाना चाहते हैं तो बनाते रहिए आप लोग, हाँ, और लेकिन इसका व्यक्तिगत जीवन पे किसी का कोई खास असर नहीं पड़ता है। दूसरा, इसका इम्पैक्ट जो फिल्म प्रेमी है, जो रियल ऑडियंस है, उस पर नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ ट्रोल करने वाले और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है कि जो हम कह रहे हैं उसी को मानो, इसके अलावा अगर कोई विचार रखते हो तो हम तुम्हें ठीक से रहने नहीं देंगे, हम तुमसे सवाल करेंगे और हम तुमको तंग करेंगे, सवाल ही नहीं करेंगे, तंग करेंगे। ये औपचारिक मुलाकात है। औपचारिक मुलाकात का इतना बड़ा जो व्याख्या की जा रही है, जो टीका की जा रही है, वो गलत है मेरे ख्याल से। और अगर ऐसा होता तो ये हिदायत दी गई रहती कि आपको टर्की नहीं जाना है, क्योंकि ये खबरें पहले से आ चुकी थी कि आमिर टर्की जाने वाले हैं। वहां का राजदूतावास जो होता है, एम्बेसी होती है, वो उनको सूचित कर सकता था कि ऐसी कोई बात हो तो आप न माने। एक भारतीय कलाकार गया है वहां, किसी भी दूसरे देश का राष्ट्रपति या उसके परिवार के लोगों ने उसको बुलाया है, वहां भी जाकर के वो कोई कश्मीर में क्या आप लोग कर रहे हैं इस पर बहस नहीं कर रहे हैं, वो अपने पानी एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बातों को आप चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर रहे हैं आप लोग, इस ढंग से टारगेट करना। और दूसरी बात जो सब इससे भी बड़ी बात है, जो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में सत्ता के नियंत्रण में सब कुछ आ चुका है, मीडिया आ चुका है, न्यायालय आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। एक फिल्म इंडस्ट्री है जो उनके काबू में नहीं आ रहा है, तो जो चीज काबू में ना आए उसको बदनाम कर दो। और ये बदनामी करने की साजिश लगातार बदनाम तो टर्की कर रहा है ना, बदनाम तो टर्की कर रहा है भारत को, बदनाम तो टर्की कर रहा है कि देखिए 70 लाख मुसलमान जो है कश्मीर में जेल में कैद हैं। देखिए वहां पर पाकिस्तान ठीक कर रहा है जो कि रोज आतंकवाद भेजता है। और सर अगर आप ये कहते हैं कि आप किस तरफ से होकर के स्टोरी को देखते हैं, तो सुहेल साहब दूसरी तरफ से भी स्टोरी को देखा जा सकता है ना, वही आमिर खान है। मैं किसी की देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल उठाना, क्योंकि सवाल उठते हैं तो सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है। जब बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं, बॉलीवुड एक फंक्शन करता है, तमाम बड़े सितारे आते हैं, आमिर खान नहीं आते, उनकी प्रेज की जाती है। उनकी प्रेज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इधर पर्टिकुलर वक्त से की जाती है कि नहीं बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि इजराइल जुल्म करता है पैलेस्टीन पर, इसलिए आप नहीं गए। अब सर वही आम लोग जो हैं वो सवाल तो उठाएंगे ना, जब हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं, आप वो कंट्री जो हमको बदनाम करता है, हमारे मुसलमानों को बदनाम करता है, आप उसको जाकर के एंडोर्स अगर कर रहे हैं,
मुलाकात करना, एंडोर्स करना ही तो हुआ ना सर, चाय पीना। पर जैसे मयंक ने कहा और जो अभी भाई साहब वो बोले, यहाँ पे ना हमें थोड़ा वी हैव टू बी अ बिट काम अबाउट दीज थिंग्स। अब ये देखिए सिनारियो, आपने सही कहा नेतन्याहू के बारे में, पर आप क्या भूल गए कि 20 साल पहले या 30 साल पहले हमारे पासपोर्ट्स पे इजराइल जाने से पाबंदी थी, जब हम लोग पैलेस्टाइन के सपोर्टर थे, यासिर अराफात के सपोर्टर थे, क्यूबा के बड़े सपोर्टर थे। तो टाइम्स चेंज। नंबर 2, जैसे सबने कहा और मैं भी ये सोचता हूं कि हम बॉलीवुड स्टार्स को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। वो ना तो हमारे देश के राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ना ही वो आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो सिर्फ कलाकार हैं और यस दे आर इन्फ्लुएंसर्स, जैसे आपने ठीक कहा कि भाई उनका काफी इन्फ्लुएंस है। नंबर 3, मैं ये समझता हूं कि हमें आमिर को एक मौका तो देना चाहिए कि भाई वो उन्होंने क्या डिस्कस किया, क्योंकि जो पेपर्स में आया है और जो भाई साहब ने अभी कहा कि हमारा दूतावास वहां अलर्ट कर देता, जो पेपर्स ने जहां तक कहा है और आपके चैनल ने भी कहा है कि वो एरमीन एर्दोगान से पानी के बारे में डिस्कशन करने गए क्योंकि उनकी एक पानी की एनजीओ है। तो ये बात हमें उनसे वैलिडेट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी एक डिस्कशन का पॉइंट है। क्योंकि मैं समझता हूं आप जितनी अहमियत दोगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। अब जहां तक पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग है या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, मैं समझता हूं कि द प्रिंसिपल जॉब ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपने ऑडियंस के प्रति है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो आपके प्रति, ना मेरे प्रति, ना किसी के और प्रति। उनका काम है कि एंटरटेन करना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस है। फिर तो खारिज कर दिया जाए, ऑडियंस है, उनका पैसा ऑडियंस से आता है। फिर तो खारिज ही कर दिया जाए ना, मतलब और कुछ है ही नहीं, फिर तो खारिज कर दिया जाए, मतलब बाकी सब लिप सर्विस है, चाहे फिल्मी मैसेज हो, चब चीज हो। पर देखिए जैसे मयंक ने भी कहा, हमारे नेता, हमारी सरकारें, जब आपको कोई प्रोग्राम प्रमोट करना होता है आप उसी आमिर खान को लेके आते हैं, आप अमिताभ बच्चन जी को लेके आएंगे, आप सलमान को लेके आएंगे, जो भी कोई नेशनल प्रोग्राम हो, अगर फ्रॉम पोलियो टू वाटर सब कुछ। अब यहाँ पे हिपोक्रेसी नहीं है। यहाँ तो आप बोलिए कि भाई बॉलीवुड इज एन एंटरटेनमेंट बिजनेस, वो जो करें उनकी बिजनेस है, पर आप स्टार्स को भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं और कभी कभी करते भी हैं। आप देखिए कि हमारे, और आपको मालूम है आपके चैनल ने इतना बढ़िया उस टाइम डिस्कशन किया था, कितने टाइम हमने राज्यसभा नॉमिनेशंस दी टू एक्टर्स हु हैड नो डिजायर टू बी इन पार्लियामेंट, पर उनको नॉमिनेशन मिल गई और वो आए। या तो पार्टीज ने उनको इलेक्ट करवाया या नॉमिनेशंस मिली। तो मेरा समझना है कि अब हमें इस देश में ये डिसाइड करके चलना होगा कि ना तो वो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, neither are they our ideological representatives। हाँ, अद्वैता ने एक बात सही कही, अगर मैं आमिर की जगह होता, और मैं नहीं हूं और कभी हूंगा भी, अगर मैं आमिर की जगह होता, मुझे सिर्फ एक चीज की चिंता होती कि भाई मैं टर्की जा रहा हूं, एर्दोआन और उसके परिवार को काफी ह्यूमन राइट्स वॉच से, एमनेस्टी से देयर आर एक्यूजेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस। तो मैं क्या सिग्नल देता हूं? पर शायद उन्होंने वो भी नहीं सोचा, क्योंकि वो उनकी पत्नी से मिलने गए थे और वो भी एनजीओ के काम के लिए। तो मैं यही समझता हूं कि सचिन जी, हमें अब थोड़ी मैच्योरिटी से उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए, क्योंकि कौन जाएगा दूसरे मुल्क में शूटिंग के लिए जबकि यहाँ एक पहाड़ गिर जाएगा और लोग उनकी निंदा करेंगे। आप उनका भी माइंड सोचिए ना कि अब वो शूटिंग के लिए गए हैं, पर पूरी चर्चा उनके पेट्रियोटिज्म पे, उनके नेशनलिज्म पे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, पेट्रियोटिज्म पे तो सवाल उठा ही नहीं, नेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं। वो तो खुद कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो है हम वंशज हैं। लेकिन अद्विता बात यहाँ पर आती है ना, फिर जैसा कि सुहेल कह रहे हैं कि आप एंडोर्समेंट के लिए उनको बुलाते हैं, फिर तो या तो बॉलीवुड किस तरीके का, अब ये कहते हैं कि माइंडसेट रखे ही ना, बाकायदा बॉलीवुड में हमने देखा किस तरीके से एक लेफ्ट विंग लॉगी लगातार ये बताती रहती है कि भारत रहने लायक नहीं है, भारत में असहिष्णुता कितनी है, और तमाम चिट्ठियां लिखी जाती हैं। फिर जब बात आती है एंडोर्स करने की, फिर कहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इग्नोर कर दो। तो ये भी तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना अद्विता। फिर उसके बाद डॉक्टर सईद अब्बास। ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स तो है ही, पर मैं ये जो सुहेल कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल वाकिफ हूँ कि बिल्कुल हमें
फिल्म स्टार्स हैं, उनको इतना महत्वता देनी ही नहीं चाहिए, वो भी पब्लिक डिस्कोर्स में, ये तो सही बात है। पर अगर आप हॉलीवुड की ओर देखें तो वहां पे उतनी चर्चा नहीं होती उनके फिल्म स्टार्स के बारे में। तो हमको भी ये ऐसी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि हम उनको थोड़ा इतना इम्पोर्टेंस ना दें। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं अंग्रेजी में कहूंगी कि आमिर इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन इमेज, और ये सोहेल समझेंगे क्योंकि वो ब्रांड्स में बहुत उनका एक्सपीरियंस है। अब जब आप ऐसे स्टैंड लेते हैं, ऐसे मुद्दों पे खड़े हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वो नेतन्याहू से नहीं मिलेंगे, अच्छा ठीक है, आपने ये स्टैंड लिया, आपको दिक्कत है कि इजराइल का फिलिस्तीन के साथ क्या करता है, ज्यादातर वो जूइश स्टेट है, वो मुसलमानों का स्टेट है, आपने उस धार्मिक रंग से भी ये स्टैंड लिया है, ठीक है, वो आपकी आजादी है, आप ले सकते हैं बिल्कुल। और बहुत लोग हैं जो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप कह रहे हैं कि आप फिर नेतन्याहू से नहीं मिलेंगे पर एर्दोगन से मिलेंगे, जिसके मैंने आपका पूरा चिट्ठा आपको पढ़ा दिया, तो और मुझे लगता है कि भारतीय होके आपको एर्दोगन से भी अलग रहना चाहिए था, जैसे आप नेतन्याहू से अलग रहे थे। तो ये अगर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी थी, क्योंकि आप सोचने वाले अभिनेता हैं, आप मुद्दों पे खड़े होने वाले अभिनेता हैं, तो आपने जैसे स्टैंड लिया था नेतन्याहू के साथ, तो आप एर्दोगन के साथ भी, देश के लिए भी वही स्टैंड लीजिए। और ये कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए कि आपकी पानी का वो था तो आप मिल गए उनकी बीवी से। अरे इजराइल से ज्यादा और किसने पूरे डेजर्ट को फर्टाइल बनाया है? पानी मैनेजमेंट तो दुनिया भर इजराइल से सीखता है। तो अगर वो बात थी तो आप तो इजराइल से बात करिए, फिर वो बात नहीं थी ना। दैट इज द रियलिटी। तो हम बस ये कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं इस देश में, आपको लोग कहते हैं, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, और प्यार ऐसा करते हैं कि जैसे कोई वो अपने परिवार के जन हो। जब आपके पास ऐसा स्तर है तो फिर आपको ये बातों के बारे में सोचना चाहिए। और डॉक्टर सईद अब्बास, रिएक्शन ये सेम होता? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई और सितारा, आमिर की जगह कोई और बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम होता, वो इजराइल गया होता, इस तरीके से नेतन्याहू से मिल रहा होता, आपकी नजरों में तो इजराइल क्रूसेडर है ना, फिर आप क्या कहते हैं? यही रिएक्शन होता, अरे कोई बात नहीं, बॉलीवुड जाने दो? या फिर कहते हैं कि नहीं, ये इजराइल कैसे जा सकते हैं, कैसे वहां पर खड़े हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सुहेल सेठ साहब को मैं बहुत गौर से सुन रहा था, और वो बता रहे थे कि आमिर खान कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, तो उनको इस बात पे अहमियत नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ। उसके साथ साथ सुहेल सेठ साहब, ये जो तमाम जो ट्रोल हैं, जो आपको, मुझको, सचिन अरोड़ा साहब को, सभी को ट्विटर पे ट्रोल करते रहे हैं, ये एक तबका के लोग हैं जिनका काम ही होता है पकड़ो किसी स्टार को, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, और लगातार ट्रोल करते रहो। मेरे ख्याल से इनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। फिर ट्रोल मत करवाइए ना, फिर आप कुछ एजेंडा, कुछ एग्जांपल सेट ही मत कीजिए, फिर आप अपने आप को दूर ही रखिए। फिर आप नेतन्याहू से खुद को दूर रखते हैं लेकिन करीब कर लेते हैं एरोगेंस से। फिर सवाल तो उठते हैं ना। इसी को तो अजय जी मैं कहता हूं ना, क्या इसी को हिपोक्रेसी नहीं कहते हैं? जिस हो सकता है कि लकीर के उस पार आप देख रहे हैं, उस लकीर के इस पार जो है दूसरा व्यूअर भी देख रहा होगा जी, उसे भी तो हक है ना अपनी बात रखने का। अजय जी, मयंक शेखर, फिर उसके बाद अदिति। अजय जी देखिए, आपकी बात आपको सवाल करने का हक है, आपको सवाल उठाने का भी हक है। आमिर अगर इस पर जवाब देते हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए कि आमिर की तरफ से क्या सफाई आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है ये चिंदी सी बात है, और उसको तिल को ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात में ज्यादा दम नहीं है। रही बात आमिर के वहां जाने की, उनसे मिलने की और वहां शूट करने की, तो जैसा कि सभी कह रहे हैं कि टर्की के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद नहीं हुए हैं। अगर बंद नहीं हुए तो कोई भी नागरिक आजाद है वहां जाने को और वहां काम करने को। हाँ, वहां की राष्ट्रपति की पत्नी ने उनको बुलाया या उनसे मिलने गए, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने बुलाया या आमिर ने फरमाइश की थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर आमिर ने अपनी तरफ से कोशिश की है तो फिर से एक नया सवाल हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने बुलाया है तो आप बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए। उनको मना कर देना चाहिए था, आपके हिसाब से मना कर देना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं मना करना चाहिए, क्योंकि देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति आपको बुला रहा है, जो प्रतिनिधि चुना गया है वहां पे, जैसे भी चुना गया हो,
हाँ, इसलिए आपको तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना ही पड़ता है। भारत में कोई आए और प्रधानमंत्री चाहे उससे मिलना या प्रधानमंत्री के परिवार का कोई मिलना चाहे तो कैसे कोई मना कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात का भी रिस्पेक्ट करता हूं। आप कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नहीं मिलते तो ज्यादा बड़ा संदेश जाता। आप कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए थे, चिंदी सी बात है, क्योंकि जब धारा 370 हटी उसका सबसे पहले विरोध करने वाला टर्की था। जब धारा 370 हटी उसके बाद सबसे पहले कश्मीर के साथ खड़ा, कश्मीर के खिलाफ जो एजेंडा चलाने वाला टर्की था, पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला टर्की था, 70 लाख मुसलमानों को कहने वाला कि इंडिया में माइनॉरिटी मर रही है ये कहने वाला टर्की था। प्रधानमंत्री ने टर्की जाना था, उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि टर्की जो है भारत के खिलाफ एजेंडा कर रहा था। अब मैं ये तो नहीं मान सकता कि ये बहुत छोटी सी बात रही होगी या फिर आमिर खान को नहीं पता होगा। तभी तो मैं कहता हूं ना कि या तो एजेंडा रखिए ना, अगर रखिए तो क्लैरिटी रखिए उसमें। फिर लगता है मयंक तक आवाज नहीं आई है। अदिति, मैं वही ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एजेंडा तो नहीं हो सकता ना कि मिल ले तो कोई बात नहीं, शिष्टाचार है, लेकिन वैसे उससे पहले मैं चिट्ठी भी लिख सकता हूं, अपना ओपिनियन भी रख सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि देश में मेरी भी एक से है। बिल्कुल, जिस तरीके से सचिन अभी थोड़ी देर पहले ही इसी डिस्कशन में हमने बात की कि अगर दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस जाती हैं, आप एक मुद्दा चल रहा है, आप वैसे एक फिल्म स्टार होने के नाते जब आपको किसी बात पर नहीं बोलना होता है तो आप कहते हैं कि हम अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं, हमसे फिल्मों से जुड़े सवाल कीजिए, इस बारे में हमसे सवाल मत कीजिए। जब आपकी पीआर टीम आपको यह समझा देती है कि अगर आप यहां जाएंगे तो इससे आपको आपकी फिल्म को एक इंस्टेंट पुश मिलेगा, तब आप वो करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और उस वक्त दीपिका का भी इसी तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ था। वही बात आमिर खान पर भी लागू होती है। या तो आप एक थिंकिंग स्टार हैं, या तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है, एक ऐसा स्टार जो ये कहता है कि मैं अवार्ड फंक्शंस नहीं अटेंड करूंगा क्योंकि सारे बिके हुए होते हैं। तो आपने अपनी इमेज एक तरीके की बनाई कि मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता हूं, मैं अपनी शर्तों पर फिल्में करता हूं, मैं अपनी शर्तों पर ही एक सेलिब्रिटी बन के रहना चाहता हूं। और फिर अचानक से आप कन्वीनियंटली मुद्दों पर चुप भी होने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में जो आमिर का क्रिटिसिज्म बार बार हुआ है वो इसी वजह से हुआ है सचिन। जाहिर सी बात है, इसी वजह से हुआ। तभी हम ये कह रहे हैं ना कि आप कन्वीनियंस के हिसाब से एजेंडा नहीं सेट कर सकते। कोई और अगर कोई फनी बोन जाता, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जाता तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो कहते कि चल ठीक है, वो सीरियसली अपने प्रोफेशन को ही नहीं लेता। जब आप इतने प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं तो वो देश जो कि अपने आप को भारत का दुश्मन प्रोजेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि वहां पर क्रूसेड हो रहा है मुसलमानों का, उस देश से ही भले एनजीओ के लिए मिल रहे हैं, उस देश से भी मिलने के लिए मैसेज तो बढ़ा जाता है। एक बार दोबारा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, जब कहा था कि भारत में डर लगता है। हमने हाल में 2 बड़े इंसिडेंट्स देखे, एक दादरी और एक जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कर्नल संतोष महादिक वो शहीद हुए थे। कर्नल संतोष महादिक को एक आतंकवादी ने मारा अभी पिछले हफ्ते, और दादरी का जो घटना थी वो हम सब जानते ही हैं। बोथ आर एक्ट ऑफ वायलेंस। उसके बाद भी जिस तरीके से देश रिएक्ट करता है, पॉलिटिकल सिस्टम रिएक्ट करता है, हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है, वो अलग अलग क्यों है? अगर असहनशीलता की बात करनी है तो दादरी में हम देखते हैं असहनशीलता पर बहस छिड़ जाती है और लोग अपने अवार्ड्स वापस करते हैं। लेकिन एक और जो आर्मी का अफसर है, कर्नल है, जब वो मारा जाता है तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं, दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन कर्नल महादिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। सो व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड? मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड while reporting also, while having a debate also, and while giving a reaction also on this? That's my question. Yeah, well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned, and every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards most of the time sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. That's the truth of the matter. आमिर, तो देखिए अब इससे पता लगता है, इसलिए अजय जी मैं कह रहा था एक बार मैं फिर से आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं, फिर उसके बाद सुहेल सेठ। ओपिनियन तो रखते हैं ना आमिर, मैं कहता हूं कोई फनी बॉन गया होता, कोई बात रहता, हो सकता है हम डिस्कस भी ना कर रहे होते, लेकिन जब पानी से लेकर के आप नेशन फर्स्ट को, खुद को इतने छोटे मैटर तक प्रोजेक्ट करते हैं, तब सर वो देश का रिप्रेजेंटेशन जब आप जो कर रहा होता है उसके साथ खड़े होते हैं तो वो तस्वीर कहीं डिस्टर्ब तो करती है ना आप लोगों को। आप जो कोट बार बार सुना रहे हैं उसमें देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आमिर।
किसी प्रकार के भी वायलेंस की निंदा होनी चाहिए, और वो करते भी। लेकिन वह वो अपनी बात नहीं कह रहे कि कुछ लोग डबल स्टैंडर्ड के होते हैं और कुछ लोग जो नहीं होते हैं वो भी कभी कभी हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आमिर का वहां जाना और वहां के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलना डबल स्टैंडर्ड है, तो यह आपकी सोच हो सकती है, यह आमिर की सोच नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आमिर को कह सकते हैं कि मैं बहुत करीब से जानता हूं, आमिर के व्यवहार को जानता हूं। आमिर ने बिल्कुल ये सारी बातें नहीं सोची होंगी जो आप सोच रहे हैं। वो एक कटसी कॉल है और उसको इतने सारे व्याख्याओं के साथ देखने समझने की जरूरत ही नहीं है। वह मुद्दे को जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि छोटी मुलाकात का अफसाना बनाना है सर। और दूसरी बात जो सबसे पहले मैंने कही थी, एक पूरी कोशिश चल रही है कि इंडस्ट्री के लोगों को बदनाम करो, इंडस्ट्री के लोगों को काबू में लाने का ये एक कारगर तरीका है, इसे लागू करो चाहे जैसे करो। और चूंकि आप देखें कि पूरे देश में क्या इंडस्ट्री में तमाम लॉबिस्ट नहीं है? मुझे एक बात बताइए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या इंडस्ट्री में तमाम लॉबिस्ट नहीं है? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक नहीं लगता, जो कहते हैं कि देश रहने लायक नहीं है, यहाँ के प्रधानमंत्री क्या हैं, ये देश में देखिए कितना वो हो रहा है। जब कोई दूसरी हिंसा होती तो वो चुप हो जाते। सर, ओपिनियन मेकर्स ऐसे भी तो हैं सर। अगर किसी को ये फील होता है कि ये देश रहने लायक नहीं है, अगर लोगों को फील होता है कि अगर धारा 370 हटाना ठीक नहीं है, तो क्या इस देश में आजादी नहीं है ये कहने की? क्या संविधान ने कहा है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही बात सबको माननी पड़ेगी? आप कह क्या रहे हैं? आप तानाशाही लाना चाहते हैं? फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या रहेगी? मुझे नहीं मंजूर है कश्मीर में 370 का हटाया जाना। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं देशद्रोही हो गया इस बात से? इस तरह के स्टैंडर्ड नहीं चलते कि सरकार जो कहे कि वही मानिए, वही सब कुछ। मैं सरकार की बातें नहीं कर रहा सर, स्टैंडर्ड तो दोनों तरफ के डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ का आदमी कहे कि नहीं ये चिंदी सी बात है, दूसरी तरफ के आदमी कहे कि नहीं डबल स्टैंडर्ड जो सामने वाले के पूछने वाले के डबल स्टैंडर्ड और किसी का डबल स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं इसको भी तो डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी मानूंगा ना। अद्विता कुछ कहना चाहती है? अद्विता। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मोदी जी के जो उनके क्रिटिक्स होते हैं, ये जो इक्विवेलेंस ये लाते हैं ना कि हर चीज, अगर मोदी जी ने कोई डिसीजन लिया है, मान लीजिए 370, तो उसकी निंदा करनी ही पड़ेगी। ये कोई बात नहीं कि ये देश के लिए क्या मायने रखता है, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, क्या ये देश की अंदरूनी बात है, क्या ऐसी बात है जो टर्की जाके वर्ल्ड स्टेज पे कुछ कह सकता है और फिर भी हम उसे ठीक माने। तो ये सब डिसीजंस आपको थोड़ा प्रधानमंत्री और पॉलिटिकल नजरिए से अलग करके देखना पड़ेगा कि देश के हित में क्या है। और अगर वो डिसीजन प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है तो आपकी घृणा, उनकी तरफ जो घृणा है, उसका मतलब नहीं है कि आप देश के खिलाफ भी खड़े हो जाए। ठीक, अदिति। सचिन, अजय जी की हम सब बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं वो फिल्म फ्रेटर्निटी के जो रिपोर्टर्स रहे हैं, जो जर्नलिस्ट रहे हैं उनमें। लेकिन बस मैं उनको यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही थी कि जो सरकार कहेगी वो अगर कोई नहीं करेगा तो क्या वो देशद्रोही है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि अभी ये भी पता चलना बाकी है कि आमिर की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी इस मीटिंग के लिए या प्रेसिडेंट की वाइफ की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये रिक्वेस्ट आमिर खान की तरफ से आई थी। आमिर रिक्वेस्टेड द मीटिंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट हिज वाटर फाउंडेशन इन इंडिया। मैं सिर्फ ये एक छोटी सी जानकारी अजय जी को देना चाहती हूँ। ठीक है अजय जी, अब भी वही रिएक्शन है, क्योंकि ये तस्वीर तो कभी भी कोई भी कहीं कोट कर सकता है ना सर। जी बिल्कुल करेगा और लगातार होता रहेगा। आप लोग लगातार इस बात को करते रहेंगे हाईलाइट, और जब 2 साल के बाद फिर से कोई ऐसा विवाद आएगा तो वहां इस तस्वीर को दिखाएंगे कि देखिए वहां उन्होंने। मैं नहीं दिखाऊंगा सर, जैसे आप करेंगे। मैं नहीं दिखाऊंगा सर। ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा सर, मैं नहीं दिखाऊंगा। जैसे पाकिस्तान जब यहां पर जाने वाले कुछ नेताओं की वो कहते हैं कि पर्सनल कॉल था, किसी विजिट पे गए थे, कोट कर देता ना सर। तो यही आमिर खान को देखिए, आमिर खान इतने बड़े स्टार हैं। जब मैं कहता हूं कि वहां पर मुसलमान रहने लायक नहीं है और आमिर खान इतना बड़ा सितारा जो कि इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, वो आके हमारे से एंडोर्समेंट लेता है मिलने के लिए, वो यूएन में जाके कोट कर देंगे। देखिए अब जब वो अच्छे संबंध चाहता है, इसका मतलब तो ये है कि वहां की रिजीम खराब है। कौन सी बड़ी बात है सर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी नहीं, मेरी राय मैंने शुरू से स्पष्ट कर दी है कि मेरी राय क्या है। ठीक, उससे अलग मेरी राय नहीं, आपके तमाम दबावों के बावजूद।
ठीक है मयंक, एक कमेंट आपका, बीच में आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गया। अश्विनी उपाध्याय, सिर्फ इतना कि छोटी सी बात है इसलिए मैं नहीं जाता क्योंकि दादरी के बाद आपकी छोटी सी बात नहीं, आप ओपिनियन मेकर होते हैं, बताते हैं दुनिया को कि इतनी असहिष्णुता की कई बार रहने से डर लगता है। अब आप कहते हैं कि एक बॉलीवुड होने के नाते मिल लिया तो कौन सी बड़ी बात है, शिष्टाचार है। और आमिर खान रिक्वेस्ट करते हैं उस कंट्री को जो कि भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अश्विनी उपाध्याय, देखिए सचिन, अगर आप आमिर खान का पूरा पिछले 25 साल का उनका पूरा कैरियर देखें तो उन्होंने कब कब स्टैंड लिया है। जब जब कोई भारत की एकता अखंडता की बात आई तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, वो शांत होकर बैठे, हमेशा शांत रहे। लेकिन उन्होंने कई ऐसे, मैं आपको 10 ऐसे काम बता सकता हूं जब उन्होंने इनटॉलरेंस ब्रिगेड की अगुवाई उन्होंने किया था। भारत सेफ नहीं है ये उन्होंने कहा था, उनकी पत्नी को लगता था सेफ नहीं है, और तुर्की जैसे देश में जाके वो मिल रहे हैं। तो उनका ये मतलब, ये जो पाखंड है ना, और ये जो चोला आप उतार रहे हैं, ये जो पाखंड आप उतार रहे हैं, उसके लिए मैं जी न्यूज को बधाई देता हूं। आज तक कितने इन्होंने शो किए, सत्यमेव जयते किए, पता नहीं क्या क्या किए। आज तक इन्होंने कभी 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह, मुता, मिस्यार, कभी इसके ऊपर कभी एक शब्द बोला। दुनिया भर की बुराइयां चल रही है। इस्लाम में 10 साल की बच्चियों की शादी आज की डेट में जायज है, कानूनन जायज है। कभी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई नहीं। तो ये बाल विवाह के खिलाफ नहीं बोलते, बहुविवाह के खिलाफ नहीं बोलते, हलाला के खिलाफ नहीं बोलते, तलाक के खिलाफ नहीं बोलते, मुताह के खिलाफ नहीं बोलते, मिस्यार के खिलाफ नहीं बोलते, पूरे देश में कट्टरवाद फैल रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलते। एक समुदाय के विशेष लोग कभी दिल्ली में आजाद, मुंबई के आजाद मैदान पे हमला करते तब ये शांत रहते हैं। ये बहुत इनका पूरा का पूरा जो पाखंड का चोला था, एक सराफत वाला चोला था, वो पूरी तरीके उतर चुका है। और मैं कहता रहा हूं, इतनी समस्याएं मैं आपको गिना सकता हूं जब इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। हाँ, पीके जैसी मूवी बना के दिखाएंगे, बहुत बड़े सेकुलर है, पीके जैसी मूवी दिखा के अपना सेकुलरिज्म दिखाना चाहते हैं। लेकिन वहीं मुंबई में जब आजाद मैदान में हमला होता है, चरमपंथी आके तोड़ते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, हमला करते हैं, पैरों से पीटते हैं, तब ये बंदा वही बॉम्बे में होकर भी शांत रहता है। इसलिए मैं कहता हूं बहुत बड़ा पाखंडी आदमी है। अब इसका पूरा मैं तो पहले से जानता था, लेकिन आप लोगों अभी शायद इस विषय को लेकर नहीं उठा रहे थे। आज मैं जी न्यूज को बधाई देता हूं, इस व्यक्ति के पाखंड पे आज आपने बहस किया है, देश को पता चलेगा। और मैं आपको अनगिनत, मैं 10 एग्जाम्पल बता सकता हूं, 10 एग्जाम्पल बता सकता हूं जहां पे इस व्यक्ति ने कभी न इंटॉलरेंस की बात किया, न भारत में कितना बढ़िया उसकी बात किया। हाँ, इसने यह जरूर कह दिया भारत असुरक्षित है, और वो भी 2014 के बाद। 2014 तक इसके लिए भारत सेफ था, भारत बहुत बढ़िया था, भारत में एकदम टॉलरेंस थी, भारत में सेकुलरिज्म बढ़िया चल रहा था। उसके बाद जरा देखिए क्या क्या है। ये जहां गया हुआ है, इतना बड़ा चरमपंथी देश, इतना बड़ा कट्टरपंथी देश, और हमेशा पाकिस्तान के साथ में वो देश खड़ा रहता है, वो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है। जब जब भारत में कोई छोटी छोटी बातों पे वो कमेंट करता है, उसके साथ जाके खड़ा होना, मुझे लगता है आपने भारत को नहीं पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। ठीक, आपने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, टर्की जैसा देश बहुत अच्छा देश। ठीक है, 30 सेकंड सईद अब्बास, फिर लास्ट कमेंट सुहेल सर। जी, मैं अभी मानता हूं सचिन अरोड़ा साहब कि हमें ये पहचानना चाहिए कि मैं वकील साहब अश्विनी उपाध्याय जी को सुन रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो एक सुपर ह्यूमन या सुपर पावर या सुपर कंप्यूटर है जिस चीज को हर विषय पे उनका स्टैंड रख सके। ऐसा भी हो सकता है कि आप, मैं या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या सचिन अरोड़ा साहब हो, ऐसा नहीं कह सकते कि हर विषय पे अपना स्टैंड ले। ये तो एक मुनाफिक की बात हो गई है। दूसरी बात, आमिर खान जो है कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, वो हम और आप जैसे हैं, लेकिन एक सुपरस्टार है। हाँ, मैं मानता हूं वो एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक है। क्या अमीन एर्दोगन या FBI या मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं क्या, जो उनसे नहीं मिल सकते? क्या अमीन एर्दोगन जो राष्ट्रपति की बीवी है, क्या वो ओसामा बिन लादेन है क्या? हमें यह समझना चाहिए कि कर्टसी कॉल थी, उन्होंने मिला कुछ अच्छा काम करने के लिए, बस खत्म है बात वहां पे। आमिर खान अपनी मर्जी के मालिक है, जिसे चाहे मिले, जिसे चाहे ना मिले। इस बात को बतंगड़ बनाना, विश्व हिंदू परिषद खत्म हो जाती है ना, फिर तो बहस यही खत्म हो जाती है। फिर तो चाइनीज स्टैंड ऑफ हो, आप शी जिनपिंग से मिल लीजिए, फिर तो लद्दाख में सेना चीन की आ जाइए, आप कह रहे मैं PLA के साथ डिनर करूंगा, फिर तो ठीक है सर, फिर तो यहाँ बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो पाकिस्तान जो है वहां पर वॉर प्रोपेगेंडा करे, यहाँ पर काउंटर टेररिज्म करे, आप नहीं पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नहीं लगता। फिर तो स्टैंडर्ड सब, अगर स्टैंडर्ड यही है, कन्वीनियंस ही है, तो फिर यहाँ बहस खत्म हो जाती है। लास्ट कमेंट 30 सेकंड सुहेल सेठ। मैं आपको
एक्चुअली कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं सचिन जी। मैं अक्सर टेलीविजन पे आता हूं। आज की जो डिबेट थी, जो चर्चा थी, वो रीजनेबल थी, रीजन थी, और आपने सारे पक्षों को सुना। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा और उसके साथ मैं चुप हो जाऊंगा कि देखिए, इस माहौल में, और ये मोदी जी का माहौल नहीं है, राहुल गांधी का माहौल नहीं है, ये देश का माहौल है। अभी हम कोई कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन नहीं, हम लड़ाई मान के चलते हैं। एब्सोल्युटली। अब यही मोदी जी थे जिन्होंने आमिर खान को निमंत्रण दिया गांधी जी के 150th एनिवर्सरी पे कि बॉलीवुड कैसे गांधी की मैसेज पॉपुलराइज करे। उस वक्त जो मशीनें थी, ट्रोलर्स थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मोदी जी का इनविटेशन था। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन राहुल गांधी जब उनको समय या अक्ल आए वो भी न्योता दे दें, वो भी जाएंगे। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ये लोग प्राइमरीली एक्टर्स हैं, इनका बिजनेस है टू एंटरटेन। ठीक है सर। कभी कभी वो एंटरटेन करेंगे, कभी कभी पब्लिसिटी के लिए कुछ करेंगे। ज्यादा करीबी कौन अच्छे से इंडस्ट्री को जान सकता है, एड को जान सकता है। बहुत अच्छे से आपने सम अप कर दिया सर। मैं चाहता था कि ये लोग जो है आपके मुंह से सुने या फिर किसी जो है इंडस्ट्री इनसाइड के मुंह से सुने। जाहिर सी बात है, कन्वीनियंस के हिसाब से, और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था, भैया अगर पब्लिसिटी की बात है तो पहले प्री पब्लिसिटी देख लीजिए ना, कितनी पब्लिसिटी मिल गई है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास टाइम इतना ही है, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.